ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 इसका, जिसके अंदर में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़े रहे हैं और डेरिवेटिव्स के बारे में, और उसके बाद में हम उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे जो हमने BM1 सीखा था, BM1 CCFC। भाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कब होगी जो कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो उसको हम FVPL के अंदर करेंगे, अगर वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो हम उसको OCI के अंदर करेंगे, अकाउंटिंग मॉडल OCI। इफ OCI इज ऑप्टेड, या फिर FVCL इफ OCI इज नॉट ऑप्टेड, ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाएगा, या फिर FVCL। ये CL क्या है एक बार इसको देख लेना। कंसेप्ट थर्ड का डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स और ये सब हो गए। फिर जो अच्छा है ना वो इस पे आ जाए, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करना है उसको, फिर सब्सिक्वेंटली कैसे करना है। अगर ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स पे या मार्केट ऑफ मार्केट टर्म्स पे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ट्रांजैक्शन अगर मार्केट टर्म्स पे तो ठीक है, सिंपल सी चीज़ है वो, हम इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस। इफ ट्रांजैक्शन एट द गिवन इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो मार्केट रेट दे रखा है ना, अगर 12% चल रहा है तुम्हारे 12% है तो उसी पे कर लेंगे। और यहाँ पर बस आपको जो एक अलग से चीज़ करनी पड़ती है वो आपको ERR कंप्यूट करना पड़ता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है यार कि अगर 10% के ऊपर, अगर हमें 10% मिल रहा है किसी FD के ऊपर, तो वो 10% नहीं मिल रहा, हमें 10% के ऊपर 10% मिल रहा है, 10% के ऊपर 10% मिल रहा है, फिर 10% के ऊपर 10% मिल रहा है, तो वो ना एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कुछ अलग ही होता है उससे। तो उसकी वजह से हम उसमें इसमें ERR कंप्यूट करते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस पे हो गया, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिकवरी होगी, मान लिया फ्रंट फीस हमें मिल जाती है, जैसे बैंक वालों को फ्रंट फीस मिल जाती है, प्रोसेसिंग फीस वापस मिल जाती है, फाइल चार्जेस हम उससे कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो सब आ जाता है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी है, कमीशन के लीगल फीस, ये सब जो भी हम कर रहे हैं ये हमें इनकर करनी पड़ती है। तो जो भी इसका नेट ट्रांजेक्शन प्राइस होता है वो हम उससे एंट्री पास कर देते हैं, डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, मतलब लोन टू बी लिमिटेड और वट एवर इट इज टू बैंक। सब्सिक्वेंट मेजर कैसे करेंगे हम, देख इनिशियली तो हमने उसको ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड कर लिया, सब्सिक्वेंटली वो ERR लगा के ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड ओरिजिनल इन्वेस्टेड मनी के अंदर जो भी डिफरेंस है उसको कर लेंगे। उससे वो क्या रहेगा कि फाइनल व्यू ट्रांजैक्शन प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो होगा ERR पे, ड्यू करेंगे हम ERR पे करेंगे हम एक्चुअल पे। तो इस तरह से वो एक ना टेबल जो ऐसे ऐसे करके बन जाता है वो बन जाएगा। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, ERR इज नॉट रिक्वायर्ड है बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन प्राइस। यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो भी हमारा एडजस्टमेंट ही नहीं है कोई ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर, ठीक है। तो इसको तो हम सिंपली बना देंगे। बैंक आ गया, 10 लाख का लोन दिया, 1 लाख रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, बैंक से रिसीव हो गया, कैरेट डाउन आ गया, इधर आ गया, फिर इंटरेस्ट हो गया, फिर रिसीव हुआ, फिर कैरेट डाउन हो गया। फिर आ जाता है हमारा लोन टू बी लिमिटेड अकाउंट। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने दिया लोन किसी को 10 लाख रुपए का, लोन टू बी लिमिटेड 1 लाख रुपए की इनकम हो गई हमारे, लोन और बढ़ गया, फिर उसको बी लिमिटेड टू बैंक कर देंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो तेरा जो भी तो ड्यू कर रहा है ना वो जाएगा। वी कैन अप्लाई दिस मेथड, हाँ जब ये BM1 लग रहा है तभी हम इसको लगा सकते हैं। तो मतलब इसने ना एक और चीज़ हमें हिंट दे दी कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन प्राइस या ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी लोन अमाउंट से ज़्यादा है ना, तभी आपको ERR लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो पहले मैंने बात बोली ना कि वो तो ERR का तो देख मतलब होता है वो, लेकिन हम जब ट्रांजैक्शन प्राइस भी है हमारा तो हम उसकी वजह से इसको लगा रहे हैं यहाँ पर। ऑल्दो इसका लॉजिक भी समझ में आना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है कि हम इस पर यहाँ पर लगा रहे हैं। देख पहला 1 लाख रुपए का वो हो गया, अगर लॉजिक मिल गया तो मैं लॉजिक के नाम से इसके नीचे एक ऑडियो अटैच कर दूंगा। पीरियड 1 है, कैश इनफ्लो 1 लाख करके PAVF निकाल दिया 8% 10% पे। तो इसकी सिंपल मैंने कंप्यूटेशन वो जो कर दी थी, पहले तो अमाउंट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे ट्रांजैक्शन प्राइस पे डाल देगा। वो कैसे डाल देगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट ट्रांजैक्शन प्राइस डेबिट टू बैंक, टू जो भी होगा टू बी लिमिटेड, लोन टू बी लिमिटेड डैश लिमिटेड टू बैंक 10 लाख 10,000 से, ऐसे करके तो उसको ट्रांजैक्शन प्राइस को लिख देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ERR कंप्यूट करना है वो कैसे करना है, देख 8% का हमने ले लिया, पहले हमने 10% पे निकाला, तो हमने देखा यार ये तो ऐसे आ रहा है 10,04,00,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमें बढ़ना चाहिए अब इसके आगे। तो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। सिंपल सा रूल है, अगर तेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है ना वो जितना कम होगा ना उतनी तेरी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी आज, क्योंकि तुझे आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो उतना ही तेरे उसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है ना, 41,700 का है, यहाँ पे 10,400 का है। कोई बात का बहन के लोड़े मतलब नहीं बन रहा तेरी, आराम से बता दे क्या कहना चाह रहा है।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एनपीवी है आपका वो 8% का है, तो मतलब आप फ्यूचर में उसकी जो जिस चीज़ पे तुम 8% कमाओगे एक साल बाद, उसकी आज फ्यूचर वैल्यू, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो तुम 10% के ऊपर कमाते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि ऐसा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस चीज़ के। सिंपल सा है, तू एनपीवी निकालियो 8% पे, फिर उस पर देख लियो, पहले 10% पे निकाल लिया, अब जब तुझे आगे बढ़ेगा ना तू, तो ये बढ़ता जाएगा। तो हमें भी बढ़ाना भी है भाई, हम 9,99,600 पे खड़े हैं, हमें 10,10,000 पे पहुंचना है। तो 10,51,700 और ये 10,10,000 इसको लेस करेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। तो हमने 8% कमा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम 2% जो कमा रहे हैं वो इसके ऊपर जो 2% का डिफरेंस है 52,100 है, ये हमने कंप्यूट कर लिया इसको, और इसको कंपेयर करके 10,51,700 और 9,99,600 से, ठीक है, 52,100 है। अब हम जा रहे हैं 8% से इस साइड को, ठीक है, तो और हमें कितना चाहिए 41,700। इधर से जब हम इधर जाएंगे, मतलब कम की साइड जा रहे हैं, तो 41,700 हमें और कम चाहिए। तो 2% जो है वो 52,100 का है, तो 41,700 का कितना परसेंट होगा जी? 1.6%। तो वो आपका आ गया, ठीक है। अब ड्यू करते रहेंगे उसके ऊपर, जो कि आपका मार्केट रेट जो भी आपने निकाला है ERR पे, और पे करते रहेंगे एक्चुअल पर, ठीक है। लास्ट में 11 लाख ही होगा। यहाँ पे वो टीपी और ट्रांजेक्शन प्राइस और उसका कोई रोल नहीं उठता, कभी भी नहीं उठता, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्राइस जो है हो गया तुम्हारा अपना खर्चा, लेकिन तुमने लोन जो है वो जो तुमने रिकवर करना था पहले दिन वो कर दिया, और बाद वो नहीं करोगे। तो लोन टू बी लिमिटेड हो गया 10,10,000, और $10,10,000 का लोन हो गया, और उसके लिए मतलब वही इनिशियल कॉग्निशन एट ट्रांजेक्शन प्राइस कर दिया। लोन बी लिमिटेड 96,960 हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड हो गया। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, मतलब पहली एंट्री इनिशियल रिकॉग्निशन की, सेकंड एंट्री इंटरेस्ट के ड्यू करने की, थर्ड एंट्री इंटरेस्ट के रिसीव करने की, फोर्थ एंट्री P&L में भेजने की। इफ डेट इन्वेस्टमेंट इज एट ऑफ मार्केट टर्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेयर वैल्यू जो है उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट मार्केट रेट, अगर वो ऑफ मार्केट टर्म्स पे है, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है इट इज़ नॉट एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो वी विल डील इट according to that. Fair value is the present value of future cash flow at market term rate. We have to calculate difference between transaction price and fair value. Okay, and the difference will be accordingly accounted for. अगर वो इंडेक्स, अगर वो लेवल 1 इनपुट की इन्फॉर्मेशन है या लेवल 1 इनपुट के अलावा की इन्फॉर्मेशन है, इफ इट इज अदर देन लेवल 1 इनपुट इन्फॉर्मेशन विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर वो प्रीपेड एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, तो इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट फ्री डिवेंचर्स, मतलब अगर कोई सब्सिडरी और उसका केस आता है ना, होल्डिंग और सब्सिडरी का, तो वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मान लेते हैं उसको। और लोन टू बी लिमिटेड इक्विटी डेबिट टू बैंक करके एंट्री पास हो जाती है उसकी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, हाँ, और कोई स्टाफ एडवांस है, लोन एट कंसेशनल रेट है, लीज डिपॉजिट लेसर रेट है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आ जाता है, फेयर वैल्यू प्लस इंटरेस्ट एट मार्केट रेट लेस, उसमें से हम कर देंगे कैश इनफ्लोज जो भी हो रहे हैं। डिफरेंस वी विल अमाउंटाइज प्रीपेड एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन SLM बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ एसेट, या फिर हम अप्लाई करेंगे रूल्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ डिफरेंस इज इक्विटी कंपोनेंट। समझा? क्या समझा? अगर कोई फेयर वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर अब देखते बाद फेयर वैल्यू आ गई उसकी, उसके ऊपर इंटरेस्ट एट मार्केट रेट ऐड कर, लेस करते दो जो तुझे असल में मिलता है, ठीक है। ये तेरा थर्ड स्टेप हो गया। पहला क्या किया तूने? फेयर वैल्यू निकाली उसकी। फेयर वैल्यू निकालने के बाद में तूने डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया। थर्ड स्टेप में सब्सिक्वेंट मेजर में वो कर लिया ड्यू किस पे है और पेमेंट किस पे है, ठीक है, ठीक है। लोन की इनवाई लिमिटेड 10,20,000 की वो है, टर्म जो है 3 साल का, एक्चुअल रेट 10% है, 12% है, ऑफ मार्केट रेट टर्म पे चल रहा है ना, 12% और 10%, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट कर लेंगे, फिर वैल्यू निकाल लेंगे लोन गिवन की। 1 लाख के ऊपर 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा और 11 लाख मिलेगा, तो 9,52,200 हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी आज। हाँ, ठीक बात है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे कितना? 67,800। अब इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? ये था हमारा इक्विटी, वो सब्सिडरी और उसके बीच का था होल्डिंग का, तो हम इसको इक्विटी मान लेंगे। 9,52,000 और प्लस 67,800,
और इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग यार ये आपको ट्रांजैक्शन प्राइस पे करना चाहिए, तो मैंने इसको 10,20,000 कर रखा है। कोई इन केस आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो मैं इसको चेंज भी कर लेंगे, इसको डाउट भी लिख रखा है। फिर सब्सिक्वेंट मेजर जो कर रहे हैं हम उसको 9,52,200, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, जो भी हमारा रेट चल रहा था 12% का, तो 9,52,200 का 12%, 1,14,264 जो एक्चुअल में रिसीव होगा ना लिखेगा वही यहाँ पर। एक्चुअल में तो भाई वो जिसको तूने दिया है ना वो तुझे 1,00,000 ही देगा, ये तो तू अपनी बुक्स में कर रहा है ना इस तरह से। तो 9,66,464 इस तरह से करते 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 ये नीचे तक आ जाएगी अमाउंट। इसमें क्या समझ नहीं आता वो बता दे एक बार। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला गया अदर क्वेश्चंस में। फिर ये वही है कि इंटरेस्ट जो है उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया, सिंपल सा था ये, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 60, उसमें भाई ये है कि उसमें वो नहीं दे रखा था आपको, रेट नहीं दे रखा था, तो हमने उसको इंटरेस्ट फ्री कंसिडर करके इसको कंप्यूटेशन कर दी, फेयर वैल्यू निकाल ली, डिफरेंस को ये समझ के कोई प्रीपेड लीज रेंट है उसको हमने उसमें भेज दिया, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट हो गया, वो उसी तरह से हो गया सिक्योरिटी, और टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये तो इस तरह से इसकी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये 5 साल में होगा, ठीक है, 5 ईयर्स में SLM बेसिस पर। ये कहाँ पे लिखा हुआ था, साल कहाँ पे थे, क्वेश्चन के अंदर होंगे। अरे ये रहा ना, 5 साल तक चल रहा है ना वो लोन, तो 5 साल में इक्वली ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको लिख भी देता हूँ तेरे लिए, ओनियन।